Next reading है effect of stimulation of the sympathetic division. The effect of the sympathetic output is to increase heart rate and blood pressure. सबसे पहली बात कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। क्या मतलब वो हार्ट रेट को बढ़ाने का, ये खून जो है वो जल्दी पंप हो। फॉर एग्जाम्पल पहले 1 सेकंड में हमारे पास खून पंप हो रहा था 75 टाइम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब खून पंप होगा ज़्यादा टाइम, यानी कि 85 95, यानी कि ज़्यादा टाइम पंप होगा। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या करता है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारे खून के नालियों को मखसूस तरीके से कंट्रोल करके क्या करता है, उनमें खून का प्रेशर बढ़ाता है। अब इसके बाद हार्ट रेट किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, तो होता है कि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक नर्व से क्या है, सिग्नल आया हमारे पास दिस इज द हार्ट, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक नर्व क्या रिलीज़ करेगी, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगी। नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज़ हुआ तो हमारे पास हार्ट की हम बात करें ऐसे नोड एंड मसल्स के ऊपर क्या है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। उन रिसेप्टर को कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। अब बीटा 1 रिसेप्टर पर यह जाके लगेगा नॉरएपिनेफ्रिन। इसके बाद क्या होगा, जो सेल्स में कैल्शियम आयन थे, यानी कि कैल्शियम के जो गेट थे वो खुल जाएंगे हर सेल में, ठीक है। और जो कैल्शियम होगा हमारे पास, वो कैल्शियम बाहर से अंदर जाना शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाएगी, अंदर बढ़ जाएगी। जब कैल्शियम की अमाउंट अंदर बढ़ेगी तो जितना ज़्यादा कैल्शियम उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास जो इम्पल्स होगा जल्दी जनरेट होगा, यानी कि जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। यानी कि नई इम्पल्स जल्दी जनरेट होगी। और इस तरह से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में हम बहुत टाइम हमारे पास क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा। जबकि ब्लड प्रेशर को सिंपैथेटिक सिस्टम दो तरीके से बढ़ाता है। किस तरीके से, पहली चीज़ करते हैं वैज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो हमारे पास हमारी, अगर हम बात करें स्किन में जो खून की नालियाँ हैं, फिर जीआई ट्रैक यानी कि जो हाजमे के निज़ाम की खून की नालियाँ, उनमें क्या लगे हुए, कुछ मखसूस रिसेप्टर लगे हुए। रिसेप्टर का नाम क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर। हमारे पास क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्व है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगी और ये कहाँ जाके लग जाएगा, हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर पर लग जाएगा, ठीक है। याद रखना हमें, हमारे पास कि जो बीटा 1 रिसेप्टर वो कहाँ है, वो हार्ट पर मौजूद है, ठीक है। जबकि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ है, हमारे जो स्किन में खून की नाली है एंड हमारे पास जो जीआई ट्रैक यानी कि जो हाजमे के निज़ाम की नाली है, वहाँ पर अल्फा 1 है। तो अब नालियाँ क्या हो जाएंगी हमारे पास, ये खून की नालियाँ क्या हो जाएंगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बिकॉज अल्फा 1 रिसेप्टर पर क्या आके लग गया, नॉरएपिनेफ्रिन आके लग गया, ठीक है। तो जो खून का प्रेशर होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कि सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो होता है कि हमारे पास की जो किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर कौन से रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर है। उन पर जाके लगेगा नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि नर्व क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगी हमारे पास। फिर ये जो किडनी है, किडनी क्या रिलीज़ करेगी, रिनीन रिलीज़ करेगी। रिनीन अब एक सिस्टम स्टार्ट करेगा, एक चेन रिएक्शन पूरा होता है जिसको हम बोलते हैं रास, रिनीन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम के एंड में क्या बनता है हमारे पास, ज़्यादा बेसिकली इस सिस्टम के नतीजे में क्या होता है कि सॉल्ट और पानी जो होता है वो बॉडी में रिटेन यानी कि रखा जाता है, ठीक है। तो इससे खून का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ आगे की बात है, ठीक है। तो हम इसको हार्ट फेलियर वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ये सिस्टम के बारे में। जबकि जो यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है मोबिलाइज, इसका मतलब क्या होता है, हरकत में लाना या फिर जो जमा शुदा चीज़ है, यानी कि जो हमने जमा करके रखी थी उसको क्या करना, बाहर निकालना। ये बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे पास क्या होती है, बॉडी में स्टोर की जाती है। इसका इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मोबिलाइज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी थी हम इसको क्या कर दिया, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लिया। अगर हम बात करें लिवर में, तो लिवर में ग्लूकोज को ही क्या बना के स्टोर किया गया है, ग्लाइकोजन बना के इसमें लिवर में स्टोर किया गया। जबकि हम मसल्स की बात करें तो मसल्स में यही सेम कहानी है कि मसल्स में भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी, ठीक है, जब खाना आया था तो इंसुलिन की वजह से क्या हुआ था, इंसुलिन ने हुक्म दिया था कि खून में ग्लूकोज क्या है, एक्स्ट्रा है, तुम अपने पास क्या कर लो, कुछ महफूज कर लो। तो मसल्स ने क्या किया था, इसको यूज़ कर लिया था, ये महफूज कर लिया था अपने पास, ठीक है। तो मसल्स के पास भी ग्लाइकोजन होती है, यानी कि ग्लूकोज की शक्ल है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर हम बात करें, देखिए मसल्स के पास जो हम अगर हम पूरी बॉडी का देखें टोटल कि ग्लाइकोजन बॉडी फॉर एग्जाम्पल 100% है, ठीक है, 100% है, तो उसका 75 से 80% जो महफूज है वो मसल्स के पास है, ठीक है। बाकी का 25% वो लीवर के पास है, ठीक है। लेकिन हमारे पास मसला क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ज़रूरत पड़ी बॉडी को, तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा इसके पास, लीवर के पास, लीवर फ़ौरन से क्या करेगा, हुक्म मान के रिलीज़ कर देगा। लेकिन हमारे पास जो मसल्स होती हैं, ठीक है, इनके पास एक एंजाइम नहीं है, G6 फॉस्फेटेस एंजाइम नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, ये क्या नहीं कर सकती, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यानी कि खून में शामिल नहीं कर सकती, ये अपने लिए बचा के रखती है, ठीक है। जब इनको ज़रूरत होगी मसल्स को, तो ये क्या करेंगी, तो ये यूज़ में लाएंगे इस जो जो उन्होंने स्टोर करके रखी हुई ग्लाइकोजन, ठीक है। यानी कि ये जेनरस नहीं है, मेहरबान नहीं, जबकि ये जो लीवर है हमारे पास मेहरबान है, ठीक है, फ़ौरन से क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। अगली बात है कि एंड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स। तो अब चूंकि सिस्टम में कौन सा एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो हमारे पास ये क्या करेगा, उन जगहों पर खून के फ्लो को बढ़ा देगा जिन जगहों को नीड होगी,
खून की, ठीक है, क्योंकि कंडीशन इमरजेंसी है, भागने की नीड पड़ सकती है, ठीक है। तो भागने के लिए क्या चाहिए होगा, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गन्स को, और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, खून से मिल रही है, ठीक है। तो खून के भाव को बढ़ा दिया जाएगा उन रास्तों पे। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की तरफ जाने वाली खून की नालियाँ क्या हो जाएंगी, वो डायलेट हो जाएंगी, ताकि खून ज़्यादा मिले, यानी कि अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, ठीक है। और कहाँ खून का फ्लो बढ़ा दिया जाएगा, हार्ट की तरफ, ठीक है, ताकि हार्ट क्या करे, हार्ट ज़्यादा खून को पंप करे, ठीक है। अगली बात लिखी हुई है कि वाइल डाइवर्टिंग फ्लो फ्रॉम द स्किन एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। तो जैसे कि डाइवर्टिंग का मतलब क्या है, यानी कि बदल देना। तो अब खून का बहाव हमारे पास स्किन के एरियाज में और जो अंदरूनी आज़ा, जैसे कि अगर हम बात करें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का निज़ाम के जो ऑर्गन्स हैं, उन पर क्या हो जाएगा, यानी कि उन तक जो खून की नालियाँ जा रही है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, ताकि खून उन तक कम पहुँचे, क्योंकि इमरजेंसी में इन ऑर्गन्स को खून या ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड नहीं है। ज़्यादा डिमांड किसको, स्केलेटल मसल्स को, ज़रूरी काम है, ठीक है, ताकि वो भागने के लिए एक्टिवेट हो सकें, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इसलिए क्या होता है, डर वाली कंडीशन में जब ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो हमारे पास हमारा मुंह पेल हो जाता है, पेल, चेहरा पीला हो गया, यानी कि खून से लग रहा गायब हो गया, क्योंकि जो खून की नालियाँ थी स्किन की तरफ वो क्या हो चुकी हैं, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, यानी कि खून कम आ रहा है स्किन पे। नेक्स्ट थिंग लिखी हुई है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिजल्ट्स इन डायलेशन ऑफ द प्यूपल्स एंड द ब्रंक्यूल्स। अब ये बात जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर फिगर जब हमने डिस्कस की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो बात लिखी हुई है, इट ऑल्सो अफेक्ट जीआई मोटेलिटी एंड द फंक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड द सेक्सुअल ऑर्गन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। द चेंजेस एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसीज हैव बीन रेफर्ड टू एज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यानी कि जब कंडीशन कौन सी आ गई, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो बॉडी में सिस्टम जो एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम, बॉडी में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी उसकी वजह से, ठीक है। अब हम उन तब्दीलियों को बेसिकली क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। फाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि अब बॉडी में तब्दीली की गई कि अगर कोई खतरा ऐसा जिससे आप लड़ने के लिए, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, उसको तैयार कर रही है, ठीक है, क्योंकि स्केलेटल मसल यानी कि जो खून का बॉय स्केलेटल मसल की तरफ कर रही है, ठीक है। और जो आपकी आंखें हैं पीपल डायलेट हो जाएगी, ताकि आप खतरे को गौर से देख सकें। एंड फ्लाइट यानी कि भागने की ताकत दे रही है, खून का बहाव कहाँ चला गया, स्केलेटल मसल की तरफ, ताकि आपको जब भागने के लिए चाहिए हो एनर्जी, तो आपके पास आपके मसल्स के पास एनर्जी मौजूद हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये बेसिकली आपके सर्वाइवल के लिए, ताकि आपको जिंदा रहना मुमकिन है, ये बेसिकली इंसान का सर्वाइवल हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म है, ठीक है, या रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि दीज रिएक्शंस आर ट्रिगर्ड बोथ बाय डायरेक्ट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन एंड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज इपिनेफ्रीन एंड लेजर अमाउंट्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन। अब ये बात जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारे पास काम करे वो दो तरीके से काम करे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें, नर्व के जरिए भी काम करें एंड हार्मोन के जरिए भी काम करें, यानी कि हार्मोन को भी खून में रिलीज करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स कहाँ जाएंगी, हमारे पास टारगेट ऑर्गन तक जाएंगी, ऐसे ही होगा ना। जबकि हमारे पास जो ये एड्रिनल मेडुला वाली बात है ना, अभी आगे चल के आपको बहुत ही और क्लियर होगी कि हमारे पास कुछ नर्व क्या करती है, हमारे पास एक नर्व गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसने क्या किया, जो किडनी थी, किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कैसा क्या कहलाते हैं, एड्रिनल मेडुला, यानी कि यहाँ तक जाएगी, इतना अंदर तक नर्व जाएगी और क्या करेगी, इस एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट कर देगी। अच्छा, ये सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल कैसे देती है हमारे पास ऑर्गन्स को, ठीक है, जहाँ सिग्नल देना है बेसिकली कैसे देंगी, बिल्कुल इनका किनारा बिल्कुल आखिर कहीं से क्या करता है, एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। तो वही बात यहाँ पर भी नर्व ने क्या किया, एड्रिनल मेडुला में जाके क्या किया, एपिनेफ्रिन रिलीज किया, और एपिनेफ्रिन के मिलते ही यानी कि एड्रिनल मेडुला क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, ये रिलीज करना शुरू कर देगा हमारे पास 80% इपिनेफ्रीन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एड्रीनालीन, ठीक है, दूसरा नाम है। और बाकी जो 20% यानी कि 20% नॉर इपिनेफ्रीन, दो चीज़ें रिलीज़ करेगा, 80% इपिनेफ्रीन एंड 20% नॉर इपिनेफ्रीन। कहाँ रिलीज़ करेगा, खून में, ठीक है। और खून यानी कि खून में ट्रैवल करेगा हमारे पास ये दो चीज़ें, 80% इपिनेफ्रीन और 20% नॉरएपिनेफ्रीन। तो बेसिकली इसको बॉडी में फैलने में टाइम लग सकता है, यानी कि मिनट्स लग सकते हैं या सेकंड्स लग सकते हैं। लेकिन जो सिग्नल नर्व के जरिए आता है ना, जैसे नर्व के जरिए सिग्नल आया था एंटीना मेडुला तक, ठीक है, तो वो इतना मिली सेकंड आता है, यानी कि सेकंड के भी कुछ हिस्से में आता है, यानी कि बहुत जल्दी। जबकि ये जो रिलीज़ करता है ना, उसका ये पूरा फैलना, इसमें टाइम लगता है। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास है, नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादातर किस पे काम करती है, यानी कि किस पे काम करेगी, बेसिकली अल्फा वन रिसेप्टर पर काम करेगी। अल्फा वन रिसेप्टर कहाँ है, खून की नालियों में, और वहाँ लग के क्या करेगी, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन खून की नालियों के रिसेप्टर पर लगेगी और क्या करेगी, खून के प्रेशर को बढ़ा देगी। कैसे, खून की नालियों को कंस्ट्रिक्ट करके, ठीक है। जबकि जो एपिनेफ्रिन हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन भी कहते हैं, ये किस पे काम करती है, ये अल्फा वन और बीटा वन दोनों रिसेप्टर पर काम कर सकती है। लेकिन इसके काम करने की एबिलिटी हम बोल सकते हैं कि बीटा वन सेटअप पर क्या है, ज़्यादा है।
अब ये जो एडिनो मेडिनो से निकले हुए दो हार्मोन थे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक खून में बरकरार रहते हैं, यानी कि इनका जो ड्यूरेशन है लॉन्ग होता है। जबकि अगर हम बात करें जो नर्व के जरिए सिग्नल जाता है बॉडी के ऑर्गन्स तक, वो हमारे पास बहुत ही कम टाइम के लिए, सेकंड्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास सस्टेन्ड रिस्पॉन्स, यानी कि अगर खतरा, अब फॉर एग्जाम्पल अभी हल्का सा टला फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो बॉडी इमरजेंसी कंडीशन के लिए रेडी होती है, ठीक है। तो कुछ देर तक क्या होता है, ये कंडीशन रहती है ताकि बॉडी यानी कि बेसिकली अलर्ट रखी जाती है। यहाँ पर एक जहन में सवाल आ सकता है कि हमारे पास जो एडिनो मेडिनो से हार्मोन निकल रहे हैं, ये किस तरीके से खून में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली जिनको हम एडिनो मेडिनो के साथ जिनको हम कहते हैं क्रोमोफेरिन सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये सेल जो होते हैं हमारे पास यानी कि इन सेल्स के साथ ही, यानी कि इन एडिनो मेडिनो के बिल्कुल साथ ही क्या होता है, खून की नालियाँ होती हैं, ठीक है। जब ये एडिनो मेडिनो रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये फ़ौरन से क्या कर लेती है, नालियों के अंदर चला जाता है। इन नालियों के अंदर जब हमारे पास नालियों के अंदर गया, तो ये नाली क्या हो रही है, आगे कंटिन्यू हो रही है और ये खून पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होती है, पूरी बॉडी में फैल जाता है हार्मोन। अब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी में हर जगह जाके नहीं लग जाएंगे, खून के में शामिल होकर जा तो रहे हैं ये लोग, लेकिन वहाँ सिर्फ लगेंगे जहाँ पर क्या है, रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब उन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे, हम मिला के कहेंगे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को मिला के क्या कहेंगे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या कहेंगे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास जैसे कि ये कहाँ लगेंगे, हमारे पास लगेंगे F1 में जो कि खून की नालियों में, ठीक है। इस तरीके से बीटा 1 जो कि हमारे पास हार्ट के पास है, बीटा 2 जो कि लंग्स के पास है, लंग्स की नालियों को क्या करेंगे, खोल देगा ताकि जो आप सांस ले रहे हैं आधा ऑक्सीजन बॉडी में जा सके, ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक जगह पर काम करेगा। अगली बात देखिए कि द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टेंड टू फंक्शन एज अ यूनिट एंड ऑफन डिस्चार्ज एज अ कंप्लीट सिस्टम, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सिवियर एक्सरसाइज और इन अ रिएक्शन टू फेयर। यानी कि अगर हम बाकी सिस्टम की बात करें, अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जिस ऑर्गन को जरूरत है बस वहाँ रिएक्शन जा रहा होता है, यानी कि वहाँ रिस्पॉन्स जो यानी कि सिग्नल है वो जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना हजम करना है, तो हमारे पास जो खाना हजम करने का प्रोसेस है वो रहा होगा, ठीक है। आंखों पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली यानी कि ये एक यूनिट की तरह काम करती है। जैसे ही डर वाली कंडीशन हुई, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो पूरी बॉडी में सिग्नल फैल जाएगा, पूरी बॉडी का हर ऑर्गन जो होगा वो इफेक्ट होगा, ठीक है। कि पीपल डायरेक्ट हो गए, हमारे पास पीपल डायरेक्ट हो गए और खाना हजम करने का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो सिस्टम है एक्टिवेट हुआ, तो इस सिस्टम के नतीजे में बॉडी सिर्फ एक ऑर्गन पर रिलाई नहीं करेगी, एक ऑर्गन को एक्टिवेट कर देगी, नहीं, पूरी ऑर्गन्स को रिलाई करिए, पूरे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करिए ताकि इमरजेंसी से निपटने के लिए बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। इसके पीछे वही एनाटॉमी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, कि हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ से क्या निकल रही होती है, नर्व्स निकल रही होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व, ठीक है। तो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो होती है हमारे पास, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम में, तो वो गैंग्लियन, ठीक है। और फिर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, एट द टाइम 20 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 100, यानी कि ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि सिग्नल यहाँ पहुँचा हमारे पास, सिग्नल क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बहुत से ऑर्गन में एक ही दम से क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जबकि अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिग्नल हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व थी, यहाँ गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, 4 होंगी, 3 होंगी, यानी कि बहुत ही लेस क्वान्टिटी में होती है। इसीलिए सिंपैथेटिक सिस्टम एक यूनिट की तरह काम करती है, यानी कि बहुत ही कम वक्त में एक जगह सिग्नल पहुँच जाता है। अब ये यूनिट की तरह काम करना, ये तो तब होगा जब हमारे पास कंडीशन इमरजेंसी है, लेकिन कंडीशन इमरजेंसी नहीं है तो हमारे पास ये सिस्टम है, ये एक्टिवेट हो सकता है और डिस्क्रीट काम कर सकता है, यानी कि अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप सर्दी वाली जगह पर चले गए, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप सर्दी वाली जगह पर गए, आपको पसीना भी आना शुरू हो गया, आपका दिल भी धड़कना शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके ये सिस्टम क्या करेगा कि आपकी खून की जो नाली है स्किन पे, उनको टाइट कर देगा ताकि गर्मी जो है वो अंदर रुकी रहे, ठीक है। इस तरीके से आपकी बॉडी जब आप गर्मी बहुत हो गई, पसीना आ रहा है, ठीक है, तो फ़ौरन से आपके जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और स्वीट निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक जगह पर भी काम कर सकता है, ठीक है, जब हमारे पास कंडीशन इमरजेंसी ना हो, ठीक है। किस तरीके से काम करता है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व, और ये मेरे पास गैंग्लियन, और ये क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ठीक है। तो सिग्नल इतना फाइन ट्यून, इतना इतना साफ होता है कि जो ऑर्गन जिस स्पेसिफिक हमें टारगेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नर्व जा रही है स्वीट ग्लैंड तक, ठीक है, और ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है, पसीना बाहर निकालना है, तो सिर्फ हमारे पास सिग्नल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इतना फाइन तरीके से जाएगा कि सिर्फ यही एक्टिवेट होकर बाकी सिस्टम टच नहीं होंगे, यानी कि बाकी नर्व के ज़रिए ये सिग्नल वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन वाकई खतरे वाली, तो हमारे पास जो डिस्चार्ज होगा मैसिव डिस्चार्ज होगा, यानी कि एक ही दम से बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स एक्टिवेट होंगे और हर ऑर्गन तक सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अगली बात है कि दिस सिस्टम विद डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इज इन्वॉल्व इन अ वाइड एरे ऑफ फिजियोलॉजिक एक्टिविटीज़। इस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डिफ्यूज़ यानी कि फैला हुआ है, यानी कि
एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व को एक साथ एक्टिवेट कर सकती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि एक ही वक्त में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ हो सकती हैं। जैसे कि कंडीशन इमरजेंसी है तो आँख में पीपल डायरेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, हमारे हाथ में का निज़ाम रुक जाएगा, खून की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी कंडीशन एक साथ साथ हो जाएंगी। आगे लिखा हुआ है कि ऑल दो इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इट इज़ नेवर द लेस an important system that prepare the body to handle uncertain situations and unexpected stimuli। अब यानी कि ये सिस्टम जो हमारे पास है, ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम अगर सही नहीं है तो इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी का अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ख़राब है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो वो इंसान ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। अगर उसको कोई ऐसी कंडीशन पेश नहीं आ रही, सिंपैथेटिक यानी कि एमरजेंसी कंडीशन पेश नहीं आ रही, तो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन वो जब ऐसी कंडीशन पेश आएगी इसमें बॉडी एमरजेंसी के लिए ख़ुद को विद इन सेकेंड प्रिपेयर करती है, ठीक है, तो वो उससे सर्वाइव नहीं, यानी कि उससे लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और हमारे पास ऐसी कंडीशन है इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है, फिर काम करना छोड़ ही देता है, इसको हम कहते हैं डिसऑटोनोमिया, ठीक है। ऐसी कंडीशन को डिसऑटोनोमिया या फिर ऑटोनोमिक फेलियर दोनों नाम में कह सकते हैं। जैसे कि कंडीशन है डायबिटीज़ न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास जो नर्व होती है वो कमज़ोर हो रही होती है स्लोली स्लोली, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस सिस्टम के बगैर भी ज़िंदा रह पाएगी बॉडी, लेकिन अगर कंडीशन कौन सी हो, कंट्रोल कंडीशन हो, प्रोटेक्टेड कंडीशन हो। अगर कंडीशन सिंपैथेटिक कंडीशन इमरजेंसी आ जाएगी तो बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस आर इलिकेटेड बाय डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी कि सिंपैथेटिक को और पैरासिम्पैथेटिक को डिफरेंट स्टिमुलाई एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि अगर सकून में है आप, कंडीशन सकून वाली, आप खाना हजम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम ये वाला एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फेयर है, आपने साथ एक्सरसाइज की, आप डरे हुए हैं, ठीक है, तो सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक। यानी कि अलग अलग चीज़ें इन दोनों सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। यहाँ लिखा है पैरालिसिस फाइट और फ्लाइट स्टिमुलस, यानी कि हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की, ठीक है। तो हमारे पास हुआ क्या, इस कंडीशन में होगा क्या कि डिफ्यूज़, क्योंकि हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होंगी बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व को एट द टाइम क्या कर सकती है, सिग्नल भेज सकती हैं, ठीक है। यानी कि सिग्नल भेजती हैं जब हमारे पास कंडीशन कौन सी हो, इमरजेंसी। लेकिन हमारे पास क्या हो, अगर कंडीशन यानी कि इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको गर्मी लग रही है और आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम सिर्फ हमारे पास जो स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करती है उस नर्व को सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि इतना स्मूथ तरीके से भी काम कर सकता है, ठीक है। और अगर कंडीशन इमरजेंसी है तो बहुत सारी नर्व को भी एट द टाइम हमारे पास ये कर सकते हैं, यानी कि डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और डिस्क्रीट हमारे पास ये काम भी कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइट और फ्लाइट स्टिमुलस, यानी कि वो जहनी, दिमागी या फिर फिजिकल चीज़ जो कि आपके दिमाग को ये ट्रिगर करे, बताए कि आप क्या है, ख़तरे में। आपने कोई सांप देख लिया, आपको फील हो रहा है कि ख़तरा होने वाला है, ठीक है, या फिर आपके माइंड में सिर्फ है, ठीक है, आपने देखा नहीं, तो भी हमारे पास ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगली बात लिखी हुई है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टिमुलस, यानी कि आप खाना खा रहे हैं फिर सो रहे हैं, यानी कि कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपकी बॉडी को भागने की नीड है, ठीक है, तो उस वक्त में सिस्टम एक्टिवेट होगा और क्या करेगा, हमारे पास ये काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये काम किस तरीके से करेगा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है ये डिफ्यूज नहीं है, फैला हुआ नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाएगा। आप खाना हजम करें तो आपके खाना हजम करने तक क्या जाएंगे, नर्व जा रहेंगे, सिग्नल से भी यहाँ दे रही होंगे, ठीक है। बाकी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स हैं वो ब्रांच नहीं है, बहुत सारी नहीं है, ठीक है। किसी में 3 होंगी, ज़्यादा हो गए तो 4 होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। उसमें तो कम क्वांटिटी सिंपैथेटिक में कहती है कम क्वांटिटी 20 थी, यानी कि कम से कम भी 20, और ज़्यादा ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं थी। किसी में 100 थी पोस्ट गैंग्लियोनिक और किसी में उससे भी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, हमारे पास जो एक्शन है इनके अपोजिट होते हैं। एक हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, दूसरा हार्ट रेट कम कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास पसीना निकाल रहा है, दूसरा पसीना नहीं निकलवा रहा, ठीक है। और एक पीपल को डायलेट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट इनके काम होते हैं।